हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगचन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। सो गाइस, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं इन दोनों बस वन शॉट लेके आऊँगी, बट गाइस एक तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है रिकॉर्ड करने में, एंड सेकेंड ऑफ ऑल मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। मेरी आवाज़ ना बिल्कुल भी ठीक से नहीं निकल रही है और मुझे अपने नेक में पेन भी हो रहा है क्योंकि मैं बोल रही हूँ इस वजह से। बट क्या करूँ, अगर मैं फिर से गायब हुई ना तो आप लोग बोलोगे कि दीदी फिर से भाग गए। दीदी अपनी बात को कभी नहीं रखते। वो बोलते तो हैं कि मैं रेगुलर रहूँगी लेकिन फिर भाग जाते हैं। तो मैं रेगुलर होना चाहती हूँ बस, और एक दिन का गैप लेने के बाद तो फिर मेरा गैप होता ही जाता है, पता नहीं क्या होता है। इसलिए ना मैंने क्या सोचा, जो मैं कल आपके लिए एफ लेके आई थी ना, वन शॉट, वैसा ही एक क्यूट सा और प्यारा सा एफ स्टार्ट करूँगी मैं आज से, और जिसको पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। ज़्यादा पार्ट्स नहीं, 3 या 4, ज़्यादा नहीं, और मैं रेगुलर अपलोड करूँगी, इसलिए मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा। और रही बात वन शॉट की, तो वो भी मैं जल्दी जल्दी लेकर आया करूँगी, बट क्या करूँ, तो टाइम ही नहीं है। तो ये 20 मिनट का या 25 मिनट का एपिसोड है, मुझे नहीं पता कितना लंबा मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी क्योंकि मेरी आवाज़ बैठी हुई है, बट आई गेस सबको ये पसंद आएगा। अब बिना किसी बकवास के आज के इस प्यारी सी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पहला सीन देखते हैं हम लानवांग जी के ऑफिस का। लानवांग जी अपने डेस्क पर अपने पैरों को अपनी कॉफ़ी टेबल पर रख के अपने काउच पर बहुत ही लीन होकर और शांत अंदाज में बैठा है। ये किसी तूफान से आने के पहले की शांति थी, क्योंकि वांग जी के हाथ में जो टैबलेट था उस टैब पर कई सारी पिक्चर्स फ्लैश हो रही थी। एक हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, खुशी से भरा हुआ चेहरा जिसमें बहुत ज़्यादा चमक है और बहुत कुछ है। उस चेहरे को लानवांग जी देख रहा था। वांग जी के हाथ में एक सिगरेट थी जिसे वो स्मोक कर रहा था। उस धुएं को अपने मुंह से निकाल के उस टैब की स्क्रीन पर वो उड़ा देता है और बस उस इंसान को देखता रहता है। फिर उसमें उस शख्स की एक वीडियो भी थी जिसमें वो वीडियो थी, हेलो मेरा नाम विंग है, आप लोग मुझे जानते ही होंगे। आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ मेरी प्यारी जेजे से। आज मेरी जेजे ने बहुत ही अच्छे पैनकेक्स बनाए हैं, मैं आपको भी खिलाऊंगा। वो अपने लिविंग रूम में था। वहाँ पर उसकी बहन जब अपना फेस रिवील नहीं करना चाहती तो उसके हाथ दिख रहे थे। वहाँ से उस शख्स के बहन की आवाज़ आती है, आशियान तुम क्या कर रहे हो, हर एक चीज़ रिवील करने के लिए नहीं होती है। विंग कहता है, आई जे पर मैं तो ज़्यादा कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ओनली अपनी डेली लाइफ को एक रूटीन देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हम डेली में करते हैं उसका रिकॉर्ड रखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा ना तो सारे वीडियोस को देखा करूँगा, बहुत मज़ा आएगा। पीछे से उड़ती उड़ती एक चपेट विंग के सर पे लगती है और आवाज़ आती है, तुम ये हरकतें कब बंद करोगे वी भूषण। विंग कहता है, ही तुम कितने बेकार हो अचिंग। गाइस अब मुझे जाना पड़ेगा, वरना ये मेरा भाई अचिंग और मेरी से जय दोनों मिल करके मेरी कुटाई कर देंगे, पता चले कि आपका प्यारा प्यारा वो शियान का ऑमलेट बन जाए। इससे पहले मैं भाग लेता हूँ, बाय बाय। उस वीडियो के बंद होने के बाद भी उस वीडियो को वांग जी ने लगभग 10 से 12 बार चलाया होगा, लेकिन वो उस वीडियो को प्ले किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वांग जी उस वीडियो को अनगिनत बार देखेगा, बट क्या कर सकते थे, काम भी तो करना होगा। वांग जी का पर्सनल सेक्रेटरी वहाँ आ जाता है। वो डरते हुए उस रूम में आया था। वो कहता है, मिस्टर लान। वांग जी अपनी आंखें उठाकर सामने देखता है, जहाँ पे डरा सहमा सा सॉन्गलैन उसके सामने खड़ा था। वांग जी सॉन्गलैन को देखता है और सीधे अपने हाथ में जो उसका पानी का गिलास था, मतलब वो जो टेबल पे रखा हुआ था, उसे लेता है, एक सिप लेता है उससे और अपनी स्क्रीन को बंद करके कहता है, क्या हुआ है। सॉन्गलैन डरते हुए कहता है, आपके अंकल ने आपकी मैरिज फिक्स की है। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात पे। उसे इतना गुस्सा आता है जिसे देख करके सॉन्गलैन भी बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वांग जी अपनी जगह से एकदम गुस्से में उठता है, अपना कोट उठाता है और सीधा वहाँ से निकल जाता है। वो अब अपने अंकल के पास जाना चाहता है, वहाँ जा कर के अपने अंकल को सुनाएगा।
हम अब देखते हैं लान हाउस का सीन, जहाँ पर वांग जी के पहुँचते ही सब कुछ तहस नहस हो गया था, क्योंकि शादी की तैयारियां चल रही थी। वांग जी ने सब कुछ एकदम निस्तो नाबूद कर दिया था, उसके आने से ही सब कुछ टूट बिखर गया था। वांग जी असल में एक अल्फा है और एक डोमिनेटिंग अल्फा है, उसकी प्रेजेंस से ही सब कुछ बिखर चुका था। लान चरण वहीं पर खड़ा था वांग जी के सामने। वांग जी के सामने खड़ा होते हुए लान चरण कहता है, वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, जो आप देख रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो बहुत ही कामली काउच पर बैठ जाता है और वो कोई रिएक्शन नहीं देता। लेकिन लांच रैन भी वांग जी की ऐसे कामनेस का मतलब समझ सकता है। ये तूफान से आने के पहले की शांति थी। उसे पता था कुछ तो गड़बड़ की है इसने। दूसरे पल उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है तो उसे पता चलता है कि सिचैन किडनैप हो गया है। सिचैन वांग जी का बड़ा भाई है और वो भी कुमेगा है, जिससे लांचरन बहुत प्यार करता है। लेकिन वांग जी को सिचैन नहीं पसंद। सिचैन को उसने किडनैप कर लिया है, ये सुनकर ना लांचरन का तो खून खोलने उठा था। लांचरन कहता है, वो तुम्हारा भाई है। वांग जी कहता है, ओ। फिर जो लांचरन है वो बस हार मान लेता है। वो कहता है, तुम्हारी शादी मैंने तय नहीं की है, तुम्हारी माँ ने की थी और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शादी इसी दिन होगी, इसलिए मैं तैयारी कर रहा था। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मामलों में पढ़ने के लिए। ऐसा बोलकर लांचरन वहाँ से जाने वाला था, लेकिन फिर वो रुकता है, अपने पॉकेट से 2 लेटर निकालता है और सामने वांग जी के पटकते हुए बोलता है, एक लेटर तुम्हारी माँ का है और दूसरे लेटर में उस लड़के की फ़ोटोज़ हैं। तुम्हें शादी करनी है नहीं करनी तुम्हारे ऊपर है। सिचैन को वापस मेरे घर पे भेज देना। ऐसा बोलकर वांग जो लांचरन था वहाँ से चला गया था। उसे इतना तो पता है वांग जी सिचैन को हर्ट नहीं करेगा। वांग जी उन लेटर्स की तरफ देख रहा था। बैक टू वांग जी's मैंशन। वांग जी के मैंशन पे वापस आते हैं, जहाँ पर वांग जी के सामने वो लेटर्स रखे हुए हैं। वो चिरेन के लान हाउस से उन लेटर्स को लेकर आया था। वांग जी उन लेटर्स को देख रहा था। सबसे पहले तो वो अपनी माँ के लेटर को खोलता है, जिसमें लिखा था, माय डियर बेबी, मुझे पता है अब तक तुम बहुत बड़े हो गए होगे। मुझे पता है मैं तुम्हारा साथ बहुत लंबे समय तक नहीं दे पाई। तुम्हारे फादर के चले जाने के बाद तो बस मैं ही एक थी जो तुम्हारे लिए सब कुछ बन सकती थी, पर मैं क्या कर सकती हूँ। पर हाँ, तुम्हारे लिए मैंने किसी को रखा है। उस इंसान को मैंने तुम्हारे लिए चुना है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड कांगसी सरन का बेटा है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रहो। वो एक ओमेगा है, बहुत प्यारा सा बच्चा है। वो तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखेगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी और उसकी उम्र में काफ़ी ज़्यादा फासला रहेगा। तुम जहाँ 5 साल के हो और वो उसने बस अभी जन्म लिया है। पर मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ रहो। यहाँ पर वो लेटर ख़त्म हो गया था। वांग जी जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके बचपन में उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला क्यों कर दिया गया। क्या उसे कोई हक नहीं है अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने के बारे में। वांग जी फिर उस लिफाफे को देखता है जो वहाँ डेस्क पर पड़ा हुआ था। यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं विंग का सीन। विंग जो अपने अंकल को देखकर कहता है, शू मैं शादी नहीं करूँगा। मैंने उस अल्फ़ा से मिला भी नहीं हूँ, मैंने उसे देखा भी नहीं है, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे उसे शादी कर सकता हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आप ही थे ना जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इतना कुछ बताया। अब आप ही मुझे बिना किसी मतलब के, बिना किसी पहचान के किसी और के हवाले कर रहे हैं, तो गलत बात है ना। जियांग फैमियान वो कहता है, ऐसी बात नहीं है विंग, पर यह शादी तुम्हारी माँ ने तय की थी। विंग कहता है, ठीक है समझ गया, पर एटलीस्ट मैं कम से कम शादी से पहले अल्फा से एक बार मिल सकता हूँ ना, बस एक बार। लांचरन कहता है, ठीक है तुम मिल सकते हो। विंग फिर अपना सर हाँ मिलाता है कि चलो यही ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं विंग का सीन। विंग जो अपने अल्फा से मिलने के लिए उसकी कंपनी गया हुआ है। लान कंपनी कितनी ज़्यादा बड़ी है, उफ भगवान। विंग रिसेप्शन पे जाके खड़ा हो गया था। रिसेप्शनिस्ट विंग को नहीं पहचानती। विंग कहता है, मुझे मिस्टर लान से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट विंग के कपड़ों को देखकर ही उसे मना कर देती है और उसे वहीं खड़ा रखती है।
काफ़ी टाइम हो जाता है और जब विंग को लगता है कि उससे मिलने के लिए जो उसका सून टू बी हस्बैंड है नहीं आएगा, तो विंग कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे बॉस को बता देना। विंग के जाने से पहले वांग जी अपने किसी काम से कुछ क्लाइंट्स को लेकर बाहर निकल रहा था। वो विंग को देखता है और विंग को देखकर वो कंफ्यूज हो गया था। वांग जी को देखकर सब लोग बहुत अलर्ट हो गए थे, क्योंकि वांग जी का थोड़ा सा गुस्सा और किसी की जान भी जा सकती है। वो रिसेप्शनिस्ट भी बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई थी। वो विंग से कहती है तुम साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, हमारे बॉस को और गुस्सा है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। विंग कहता है तुम्हारा बॉस। विंग साइड हो गया था रिसेप्शनिस्ट के कहने पर, क्योंकि विंग ने यहाँ पे कोई तमाशा नहीं क्रिएट करना चाहता। अगर वांग जी उसे नहीं मिलना चाहता है तो वो नहीं मिलेगा। वांग जी विंग की तरफ आकर बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है मिलने आया था। रिसेप्शनिस्ट के तो पसीने छूट गए थे कि क्या उसका बॉस इस इंसान को जानता है, और उसका बॉस कितने पोलाइट टोन में विंग से बात कर रहा है। इतने पोलाइटली उसने कभी किसी से बात नहीं की होगी। सब लोग बस घूर घूर के देख रहे थे और सॉन्ग लैन तो सदमे में था। विंग कहता है पर अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मैं जा सकता हूँ। एंड मिस्टर लान, आप चाहे तो हमारी वेडिंग को कैंसिल भी कर सकते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है तुम्हें अगर कैंसिल करनी है तो बताओ। विंग कहता है मेरा ऐसा कोई मन नहीं है, क्योंकि मुझे अब तक कोई पसंद नहीं आया है, तो मुझे कोई ऐसा मन नहीं है। वो लोग लिटरली वहाँ सबके सामने खड़े होकर अपनी मैरिज की बात कर रहे थे। सब लोग तो हैरान थे, और ऊपर से वो रिसेप्शनिस्ट वो सोच रही थी आज तो वो मरने वाली है, क्योंकि उसने वांग जी के होने वाले हस्बैंड को डोर पर रोक दिया था। ओ गॉड, अब तो वो मरेगी। लास्ट सीन हमने देखा था जहाँ पर विंग वांग जी के ऑफिस आया था। विंग और वांग जी की मैरिज उनके बचपन में ही उनके पेरेंट्स ने फिक्स कर दी थी। विंग जो भी अपने अंकल एंड आंट के साथ रहता है, उसकी मदर ने विंग की शादी अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटे के साथ में तय की थी, जो कि लान वांग जी है। वांग जी जो विंग को वहाँ देखकर हैरान था, और वो उससे विंग से आके पूछता भी है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी की इतनी सॉफ्ट वॉइस सुनकर वहाँ खड़ा हर एक शख्स हैरान था। साथ ही साथ वो लोग थर थर काँप रहे थे, क्योंकि वांग जी जिस इंसान से प्यार से बात कर ले, उस इंसान को यहाँ खड़े रखने की हिम्मत की उन लोगों ने। ये लोग तो अब गए, इसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। वो लोग डरे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा सहमे हुए थे, और वो रिसेप्शनिस्ट वो तो बस अपने आखिरी दिन गिन रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया हो। अब तो उसकी जान बचने से रही, अब तो वो मर कर ही रहेगी, ऐसा उसे लगने लगा था। विंग वांग जी की तरफ देखकर बोलता है मैं मिलने आया था बस ये पूछने के लिए कि आप इस शादी से खुश तो हैं कि नहीं। आप चाहे तो इस शादी को कैंसिल कर सकते हैं। वांग जी कहता है तुम्हें कैंसिल करनी है? विंग कहता है नहीं नहीं, मुझे कोई पसंद भी नहीं है, तो मुझे तो कैंसिल नहीं करनी है। दूसरी बात, विंग जो वांग जी को देख रहा था, वांग जी कितना हैंडसम है। विंग का दिल तो यहीं पर पिघल चुका है। आधा दिल उसका वांग जी के हैंडसम फेस पर पिघल चुका है, और आधा उसके आसपास का जो ऑरा है उसकी वजह से पूरा बाकी बचा कुचा भी वहीं पे फिसल चुका है विंग। बाकी वो रिसेप्शनिस्ट जो अब बेहोश होने को आई थी, उसने अपने थंब को अपने नोज़ के बिल्कुल नीचे रब करके रखा था, दबा के रखा था, ताकि वो फेंट ना कर जाए, बेहोश ना हो जाए, क्योंकि वांग जी का हस्बैंड है ये, जिसे उसने रोक के रखा है, जिसे उसने मिलने नहीं जाने दिया वांग जी से। वांग जी कहता है तुम यहाँ वेट कर रहे थे? विंग हाँ भर देता है। विंग कहता है ऑफिस देख रहा था मैं बस थोड़ा सा। विंग ने जो बोला उसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट थोड़ा सा तो शांत फील कर रही थी कि विंग ने उसकी शिकायत नहीं की। अगर उसके बॉस को पता चला ना तो पक्का वो तो गई। यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं विंग और वांग जी का। वांग जी और विंग कार में बैठे हैं, जहाँ पर वांग जी ड्राइविंग सीट पर है और विंग पैसेंजर सीट पर। विंग कहता है हम लोग ड्राइवर भी तो लेके जा सकते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है मुझे ड्राइव करना पसंद है। पीछे सॉन्गलैन बैठा था, जिसकी पूरी की पूरी सट्टी पिट्टी गुल थी। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार वांग जी को ड्राइविंग करते हुए देखा है, और वो सोच रहा था कब से बॉस को ड्राइविंग पसंद आने लगी, और वो खुद
एज अ ड्राइवर बनकर किसी को लेके जा रहे हैं। उसके सपने में भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वो लान वांगजी उसके लिए कार ड्राइव करेगा, क्योंकि सोंगलन तो वांगजी के साथ ही है। वो लोग एक रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे अपना खाना खाते हैं। उसके बाद में वांगजी विंग को अपने अपार्टमेंट लेके आता है। अपार्टमेंट कहें तो छोटी बात होगी, क्योंकि वो पूरा पेंट हाउस ही उसका था, पर उसमें काफ़ी सारे जो रूम्स थे वो उसने अपने बिजनेस पार्टनर्स को दे रखे थे। हालांकि वो लोग वहाँ रहते नहीं थे, बस उनके नाम पे वो चीज़ें थी। वांगजी विंग को लिफ्ट से सबसे ऊपर लेके जाता है अपने पेंट हाउस में, एंड वहाँ ले जाकर वो विंग को फ्री होने के लिए बोल देता है कि विंग कहीं भी घूम सकता है और कुछ भी कर सकता है जो वो चाहे। वांगजी अपने रूम में जाता है शावर लेने के लिए। विंग जब बस उस जगह को आसपास देख रहा था, वो सोंगलन से पूछता है, तुम्हारे बॉस क्या हमेशा से इतने कोल्ड हैं? सोंगलन अपना सर नाम हिलाता है। उसे मरना थोड़ी है वांगजी को कोल्ड बताकर। जब वांगजी खुद अपना कोल्ड नेचर विंग को नहीं दिखा रहा है तो वो कौन होता है वांगजी का कोल्ड नेचर विंग को बताने वाला? उसे मरना नहीं है। इसलिए ना इसलिए सोंगलन बस सोच लेता है कि नहीं वो कुछ नहीं करेगा। एंड विंग अब जो बस आसपास घूम रहा था, घूमते घूमते वो एक कमरे की तरफ पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि इस कमरे में लॉक नहीं लगा हुआ है। एंड वांगजी ने कहा है कि विंग घर देख सकता है, तो विंग उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है। और अंदर जाने के बाद विंग की सांसें जैसे अटकने को हो गई थी, क्योंकि उस पूरे कमरे में विंग की फ़ोटोज़, ऑटोग्राफ्स और ना जाने क्या क्या लगा हुआ था। विंग के बचपन से लेके अब तक जो चीज़ें उसकी खोई थी ना अब तक, वो सब चीज़ें भी वहाँ पर रखी हुई थी। विंग की बचपन में एक रिंग खो गई थी जिसमें एक ग्रीन कलर का नगीना लगा हुआ था, और वो उसका फर्स्ट गिफ्ट था उसकी आंट की तरफ से। वो भी वहाँ रखी हुई थी। विंग को लगा था कि उसने खो दी है। विंग पूरे में ना हर एक चीज़ को गौर करके देख रहा था और हैरान हुए जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर एक से बढ़ के एक चीज़ थी और वो सब विंग की अपनी है। फिर विंग वहाँ पे जो लैपटॉप खुला हुआ था उसे देखता है। विंग वहाँ बैठ जाता है उस चेयर पर और लैपटॉप को ऑन कर देता है। वैसे तो ये सब गलत है, किसी और की चीज़ को हाथ लगाना बहुत गलत है, पर विंग अपने आप को रोक नहीं पा रहा था इतना सब कुछ देखने के बाद कि उसका होने वाला हस्बैंड उसका एक बहुत बड़ा फ़ैन है। ये सोच कर ही ना विंग की पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ रहे थे। विंग उस लैपटॉप को देखता है, उसमें पासवर्ड डलना था। विंग कुछ देर सोचता है, फिर अपनी ही बर्थ डेट उसमें डाल देता है और गेस व्हाट, पासवर्ड खुल जाता है। विंग उसमें देखता है वॉलपेपर भी विंग का सोते फेस वाला एक पिक्चर था, जो कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग से ही वांगजी ने निकाला होगा, ऐसा विंग को पक्का यकीन है। एंड देन उसके अंदर विंग से रिलेटेड काफ़ी सारा डाटा भरा हुआ था। उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हो सकते थे, कुछ भी न्यूज़ हो सकती थी, जो फेक चैनल विंग के नाम से बने हुए हैं वो उसका रियल चैनल, उसके सारे वीडियोस, ऑडियोस, पिक्चर्स, एवरीथिंग, हर एक चीज़ वहाँ पर थी। इवन उसमें विंग के कॉलेज से लेकर हर एक चीज़ की डिटेल थी। विंग को एक पल के लगा कि उसका होने वाला हस्बैंड उसका स्टॉकर तो नहीं था। फिर वो सोचता है कि अगर स्टॉकर होता तो विंग को कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश भी तो करता, एंड शायद उसके हस्बैंड को पहले से पता होगा कि विंग उसका बचपन से लेकर के फियांसे रहा है, तो विंग की फ़िक्र में उसके सून टू बी हस्बैंड ने ये किया होगा। विंग तो बहुत खुश था, उसे लगा था वो एक लवलेस मैरिज में फंसने वाला है, लेकिन ये चीज़ देखकर उसे अच्छा लगता है। फिर जल्दी वो उस लैपटॉप को वैसे ही बंद कर देता है, उस कमरे से बाहर आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और एक गहरी सांस लेता है। वो अपने सीने पर अपने हाथ से सहला रहा था। सोंगलन विंग को देखता है और वहाँ आकर बोलता है, आप ठीक तो है ना? अब तो सोंगलन इस इंसान से भी डरा हुआ है कि इसे कुछ हुआ तो वांगजी उसे छोड़ेगा नहीं। विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हारे बॉस कहाँ है? अभी शावर ले रहे। सोंगलन तो अपने बालों को खुजाए जा रहा था, रब किए जा रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा है इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। खैर, विंग आकर काउच पे बैठ जाता है, अपने फ़ोन को निकालता है और लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देता है। वो कहता है, हेलो गाइस, देखो आज मैं फिर से वापस आ गया हूँ एंड मुझे आपको न्यूज़ बतानी है कि जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है कुछ वैसा ही मेरे साथ, क्योंकि अभी मुझे पता चला रिसेंटली कि मेरी मैरिज फिक्स हो चुकी है। एंड ये अभी फिक्स नहीं हुई है, ये बहुत पहले फिक्स हो चुकी थी। जब मेरा बर्थ हुआ था उस टाइम पे मेरी मदर ने फिक्स की थी। एंड अभी मैं अपने सुन टू बी हस्बैंड के पेंट हाउस पे हूँ। मुझे पता नहीं था कि मेरा फियांसे इतना ज़्यादा रिच है। पता होता तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग और ज़्यादा खुल कर करता, अपने करियर की टेंशन लेता ही नहीं। और नीचे कमेंट्स भी आ रहे थे बहुत सारे कि अब तो विंग का ना बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहिए, विंग को अपने बारे में और सोचना चाहिए, विंग का हस्बैंड कैसा होगा, अगर विंग को उसका हस्बैंड पसंद ना करे तो विंग उसे डाइवोर्स दे दे या फिर उसे पहले ही अलग हो जाए। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी आ रही थी। देन वांग जी पीछे से हाफ नेकेड वहाँ से निकल के आता है। एक्चुअली वांग जी ने टॉवल लपेटा हुआ है अपने वेस्ट के अराउंड, और वांग जी ने ऐसा क्यों किया है वो तो वांग जी ही जाने। वांग जी का वार्डरोब भी तो उसके कमरे में ही है ना, उसे कपड़े पहन कर आना चाहिए था। वी के जो फ़ोन था वो टेबल पे रखा हुआ था एंड उसका फेस सामने था। एंड जब वांग जी अपने कमरे से निकल के आया जो कि विंग के पीछे था, तो वांग जी की हाफ नेकेड बॉडी ऑडियंस को दिख रही थी। वांग जी का फेस तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ उसके सिक्स एब्स, उसकी मस्कुलर बॉडी एंड क्लियर विजिबल उसका जो कॉलर बोन्स है वो सब कुछ उनको दिखा। एंड उसके पिंकिश निम्पल्स की तो कई लोग तारीफ़ कर रहे थे। हो विंग, तुम्हारा हस्बैंड कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसके तो निम्पल्स भी अच्छे लगते हैं। विंग फिर पीछे मुड़ के देखता है और फिर अपने फ़ोन की तरफ देखकर अपने ऑडियंस को डांटते हुए बोलता है, तुम लोग कितने बेशरम हो, तुम ऐसी चीज़ पर कैसे ध्यान दे सकते हो। मैं जग रहा हूँ, अब मेरा हस्बैंड आ गया है। ऐसा बोलकर विंग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देता है। एंड वांग जी जब बाहर निकल के आता है और सोंगलन की तरफ देखकर बोलता है, यंग मास्टर के लिए उनके साइज के सारे कपड़े निकाल के लेकर आओ, और हाँ जो मैंने अपने फार्म हाउस पे सब कुछ रखा हुआ है वहाँ से मंगाना। सोंगलन सोचने लगता है, फार्म हाउस पे, अरे हाँ वांग जी ने कुछ चीज़ें फार्म हाउस पे रखी हैं खरीद के, कुछ नहीं ऐसा कह सकते हैं, फार्म हाउस ही उन चीज़ों से भरा है, वहाँ से लेके आना है क्या। लाडवांग जी ने अपने सून टू बी हस्बैंड के लिए कपड़े भर के रखे हैं वहाँ, ओ गॉड। पर सोंगलन निकल जाता है बिना कबाब में हड्डी बने, उसे रुकना भी नहीं है यहाँ पे। वांग जी के वो जो मार डालने वाले गेज हैं, स्टेयर्स हैं, वो उसे झेलना भी नहीं चाहता है। वांग जी अब विंग के पास आता है। विंग वांग जी के हाफ नेकेड बॉडी को देखकर अपनी दोनों हाथों से अपनी आंखों को छिपा लेता है, लेकिन अपनी उंगलियों के बीच से वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग के करीब आता है और उसके ऊपर लीन होते हुए बोलता है, क्या देख रहे हो। विंग कहता है, मैं बस पूछ रहा था, आपको कपड़े पहनने चाहिए थे ना, आप ऐसे कैसे निकल के आ सकते हैं, आपको शर्म नहीं आती। वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके सर के पीछे कर देता है। विंग काउच पर पूरा लेट चुका था। वांग जी के बालों से पानी गिर रहा था जो उसके नेक से होकर उसकी चेस्ट से होते होते, उसके स्टमक से, बैली बटन से होते होते उसकी टॉवल के अंदर जा कर के ख़त्म हो जा रहा था। जिस पानी को विंग बहुत गौर से देख रहा था वो उसमें जैसे खो गया था। वांग जी का जैसे एडम एप्पल्स है ना, वो ऊपर नीचे हो रहा था, वो भी विंग देखे जा रहा था और विंग खुद भी गल्प कर रहा था। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और बस अपनी सांसें भी वो रोक लेता है। ऊपर से विंग का पूरा चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था विंग को कि उसका चेहरा जो है ना बर्न कर रहा है, जल रहा है बहुत तेज़ी से। विंग को तो अपने दिल की धड़कनें ऐसी सुनाई दे रही थी जैसे कि वो बहुत तेज़ रफ्तार से ड्रम बजा रही हूँ। विंग की बॉडी कोल्ड पड़ चुकी थी, हॉट भी आ रही थी, मतलब उसका चेहरा गर्म था, हाथ गर्म थे, पैरों में ठंड लग रही थी और पेट में मरोड़ सी उठ रही थी और कान तो ऐसा लग रहा था जैसे आग उगलने वाले हो। विंग की आंखें बहुत ही ज़ोर से बंद थी। विंग को अपने कान के पास में एक बहुत ही सेडक्टिव सी डीप एंड विस्परिंग साउंड सुनाई देता है,
तुम देखना चाहो तो तुम मुझे देख सकते हो, मैं वैसे भी तुम्हारा ही होने वाला हूँ। ये सुनकर विंग की आंखें तुरंत खुलती हैं क्योंकि वांग जी उसके ऊपर से हट चुका था। विंग आधा मदहोश हो चुका था। ऐसा लग रहा था विंग को कि अभी उसे होश में आने में टाइम लगेगा। उसकी आंखें खुली थी, वो सामने देख पा रहा था, लेकिन उसकी बॉडी पैरालाइज थी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और कुछ और सोच भी नहीं पा रहा था। वो बस वांग जी को देख रहा था। कुछ मिनट उसको लगते हैं ये रियलाइज़ करने में कि वांग जी वहाँ से जा चुका है अपने कमरे में। विंग उठकर बैठता है। उठकर बैठकर वो तुरंत टेबल की तरफ भागता है, वहाँ से पानी लेता है और अपने कांपते हुए हाथों से पानी पीता है और फिर अपने सीने को सहलाते हुए बोलता है, ये क्या था? क्या डार्क रोमांस ऐसा होता है? मुझे नहीं पता था, मैंने तो कभी भी नहीं देखा ऐसा। विंग की पूरी बॉडी कांप चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का, जहाँ पर वांग जी विंग के सामने बैठा है। विंग जो अभी भी शर्मा रहा है और अपने फिंगर्स के साथ खेल रहा है। वांग जी कहता है, कुछ पूछना है तुम्हें? विंग कहता है, नहीं, मैं बस पूछ रहा था कि मेरे अंकल ने पूछा है कि शादी कब करनी है। वांग जी कहता है, आज जाके लीगली मैरिज रजिस्टर कर देते हैं एंड फैमिली के सामने बाद में कर लेंगे। विंग तो हैरान था, सच में वांग जी सूट पहन के इसलिए बैठा है क्या? विंग को लगा था वांग जी बहुत प्रोफेशनल है, मीटिंग होगी उसकी, इसलिए सूट पहन के बैठा है। कुछ टाइम बाद सॉन्गलन भी आ चुका था। वांग जी जिसने मैसेज करके सॉन्गलन को बता दिया था कि कौन कौन सा सामान उठा के लेके आना है। सॉन्गलन बेचारा 2 लोगों की हेल्प लेके सारा सामान लेके आया था। वांग जी वो पैकेट लेता है और विंग को पकड़ा देता है। वहाँ पे काफ़ी सारे कार्टून्स भी रखे हुए थे जिनमें काफ़ी सारा सामान था। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, इसमें तुम्हारे लिए क्लॉथ्स हैं, चेंज करके आ सकते हो तुम्हें अगर करना हो तो, फोटोज अच्छे आएंगे। दोबारा सॉन्गलाइन को शॉक करते हुए वांग जी ने कहा था फोटोज अच्छे आएंगे। वांग जी कभी किसी के साथ फ़ोटो नहीं लेता है, ये इंसान फ़ोटो लेगा सच में? पर विंग जो जब ड्रेस चेंज करके आता है, एक वाइट कलर का सूट पहन के आता है। विंग के जो बाल हैं वो हल्के से बड़े हैं, ज़्यादा नहीं। उसके ईयर्स से थोड़े से लॉन्ग होंगे। जो वुल्फ कट होता है बिल्कुल वैसा कट तो उसका था। साथ ही उसने अपने कानों में पियर्स कराए हुए थे जिसमें उसने सिल्वर कलर की ज्वेलरी पहनी हुई थी। एंड उसने अपने नोज़ में भी पियर्स कराया हुआ था जिसमें उसने सिल्वर कलर का एक कांटा पहना हुआ था। साथ ही उसने पिंक कलर का एक टिंट लगाया हुआ था एंड लिप बाम भी उसने लगाई हुई थी। साथ ही विंग जो एक एक्स्ट्रा एस्थेटिक लुक देने के लिए क्या करता है, वो अपने फेस को हल्का हल्का मेकअप करता है ताकि उसके फेस पे जो मोल हैं वो भी उभर कर दिखे। जैसे कि उसके लिप्स के नीचे एक मोल है जो बहुत ही सुंदर बनाता है उसे। दूसरा मोल उसके आँख के बिल्कुल पास में है जो उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। वांग जी विंग को ले करके मैरिज ब्यूरो जाता है और अपनी मैरिज रजिस्टर करवाता है। मैरिज रजिस्टर होने के बाद में जब वो लोग अपने पेंट हाउस वापस आते हैं तो वांग जी विंग को वहीं पर रुकने के लिए बोलता है और सॉन्गलाइन को बाहर भगा देता है। एंड जब वांग जी वापस आता है तो विंग काउच पर बैठा हुआ था और अपने फ़ोन को देख रहा था। वांग जी विंग के पास आता है। विंग कहता है, क्या हुआ? क्योंकि वांग जी विंग को घूर कर देख रहा था। वांग जी विंग के हाथ से फ़ोन लेता है और उसे टेबल पर रख देता है। फिर विंग को वहाँ से अपनी गोद में उठाता है और अपने बेडरूम में सीधा लेके जाता है और अपने बेड पे लिटाकर बहुत ही प्यार से, जहाँ पर वांग जी ने विंग के सर के पीछे अपना एक हाथ रखा हुआ था, और जैसे ही विंग को वो बेड पे लिटाता है तब जाके वो अपने हाथ को विंग के सर के पीछे से हटाता है। फिर उसके बालों को सहलाता है, विंग के पास में लेट जाता है, विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है, हम दोनों मैरिड हैं। विंग कहता है, हाँ, पर मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है। विंग के ऊपर हल्का सा आते हुए वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे एक्सपीरियंस है? मेरा भी फर्स्ट टाइम है, हम दोनों अपना बेस्ट करने का ट्राई कर सकते हैं एंड आई गारंटी मैं तुम्हें जल्द से जल्द और कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड कर दूंगा एंड तुम
आज रात सेटिस्फाई होने के बाद ही सो के। विंग वांग जी की तरफ नहीं देखता है, वो अपने सर को घुमा लेता है और कहता है तुम मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है, उसके कानों में विस्पर करते हुए कहता है मैंने कैसी बातें की हैं विंग। विंग कहता है तुम मुझे विंग कैसे बुला सकते हो। वांग जी विंग के उस ईयर को जहाँ उसने अपनी जो बाली पहनी हुई थी वहाँ पे अपनी टंग से लिक करता है एंड कहता है मैंने कैसी बातें की हैं और मैं तुम्हें विंग क्यों नहीं बुला सकता। विंग आई एम योर हस्बैंड। विंग अपनी जगह पे ऐसा जम गया था जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। विंग की सांसें भारी हो चुकी थी और विंग पूरा लाल पड़ चुका था। वांग जी अपने हाथ को विंग के चिक्स पर रखता है और कहता है तुम इतना हॉट क्यों हो रहे हो विंग। क्या तुम बस मेरे टच करने पर से एक्टिव हो गए हो। ऐसा बोलकर वांग जी अपने हाथ को विंग के शर्ट के अंदर कर देता है। वांग जी जब ऐसा करता है और विंग को वांग जी का ठंडा हाथ अपनी बैली पे महसूस होता है, विंग तुरंत वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है जस्ट फील इट, तुम बस फील करो विंग, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वांग जी अपने हाथ को विंग के स्टमक पे घुमा रहा था, साथ ही विंग के चिक्स पर, फोरहेड पर, नोज पर, आइस पर किस कर रहा था। विंग जितना होश उसे था ना वो भी खो चुका था। विंग का हाथ अपने आप वांग जी की बॉडी पर घूमने लगा था। विंग को नहीं पता है कि अब वो क्या कर रहा है। विंग उस टच में पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है, कोई सेकंड थॉट नहीं है विंग के दिमाग में। विंग बस उस मोमेंट में खो चुका था। फिर जब वांग जी का हाथ विंग के लोअर पार्ट पे जाता है तब विंग को झटके से अपने सेंस में आता है। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है। विंग की आंखों में अब आंसू आ गए थे। विंग कहता है नहीं, मुझे अजीब लग रहा है। वांग जी कहता है तुम्हें अच्छा भी लगेगा, डोंट वरी। ऐसा बोलकर विंग के लिप्स को वांग जी कैप्चर कर लेता है एंड फिर अपने हैंड से विंग को वो काफ़ी टाइम तक प्लेजर करता रहता है। एंड जब विंग पूरी तरीके से अपने आप को काम डाउन कर लेता है तब वांग जी विंग से कहता है बेबी तुम्हें तो मैंने काम कर दिया, पर मेरा क्या होगा। ऐसा बोलकर वांग जी अपने प्राइवेट एरिया पे विंग का हाथ रखता है। विंग कहता है विंग अपनी आंखें बड़ी करके वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा। विंग अपने हाथ को हटाने की कोशिश करता है पर वांग जी उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है इतने ज़्यादा सेल्फिश मत बनो विंग, मैंने अभी तुम्हें सेटिस्फाई किया है, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। विंग जो अब कुछ और नहीं कर पाता, जैसे जैसा वांग जी उसे बताता है विंग वैसा करता है। एंड जब वांग जी रिलीज होता है तो वांग जी कहता है हम लोग एक कमरे में नहीं सो सकते, लेकिन मैं तुम्हें दूर भी नहीं जाने दूंगा, चलो बात लेते हैं। विंग कहता है तुम जाके शावर लेके आओ, मैं फिर जाऊंगा। वांग जी विंग को उठा लेता है अपनी बाहों में और कहता है ऐसा तो कुछ नहीं है जो अब मैंने ना देखा हो। विंग कहता है तुम। वांग जी विंग के लिप्स पर फिर एक बार किस कर लेता है और विंग अपने फेस को वांग जी के नेक में छुपा लेता है। वांग जी विंग को शावर में ले जाके खड़ा कर देता है, वो उसके शोल्डर को रब करता है। विंग कहता है तुम ये मत करो, ये बहुत शर्मिंदगी वाली चीज़ है। वांग जी कहता है जब मैं वो सब कर सकता हूँ तो फिर ये सब करने में शर्मिंदगी कैसी। और ये मेरा हक है, तो मुझे मना नहीं कर सकते। वांग जी बहुत प्यार से बात कर रहा था विंग से। विंग उसकी बातों में इतना खो जा रहा था कि वो रेजिस्ट नहीं कर पाता। एंड फाइनली जब वो लोग शावर लेके आते हैं तो वांग जी बेडशीट चेंज करता है एंड फिर विंग को अपनी बाहों में ले जा करके सो जाता है। विंग को बहुत कोजी सा फील होता है एंड विंग अपने दोनों पैरों को वांग जी के पैर के ऊपर रख लेता है, अपने हाथ को वांग जी के वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है। वांग जी भी अपने शोल्डर को विंग के सर के नीचे रख देता है एंड विंग के बालों को सहलाने लगता है। कुछ देर में विंग की नींद लग जाती है। वांग जी विंग की बंद आँखों पर किस करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है एंड देन वो विंग को अपनी बाहों में भर के सो जाता है।
इस कड़क सी सर्दी में दो बदन आपस में लिपटे हुए थे और एक दूसरे की गर्माहट में खो चुके थे। मॉर्निंग में विंग जो अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए खोलता है, उसे ऐसा लगा जैसे उसके सर पर या फिर उसकी आंखों पर तेज कड़कती धूप आ रही हो। विंग अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश करता है और उस रोशनी में धीरे धीरे अपनी आंखों को एडजस्ट करता है तो वो देखता है कि विंडो के पास नहीं वांग जी खड़ा है, जिसने उन विंडोज़ के कर्टन्स को खोला है, जिसकी वजह से वो धूप सीधे विंग की आंखों पर आ रही है। और विंग को ये भी महसूस होता है कि ये कर्टन्स अभी अभी खोले गए हैं, शायद उसे जगाने के लिए। फिर वांग जी पीछे मुड़ता है। वांग जी अपने ब्लैक कलर के अटायर में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। साथ ही उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि इस इंसान ने रात को विंग के साथ क्या किया होगा, क्योंकि ये इंसान उस रात से तो बिल्कुल उलट, बिल्कुल बदला बदला लग रहा था, बिल्कुल अलग। पर जो भी था, विंग को बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा जैसे कोई है उसकी केयर करने के लिए, कोई है जो उसे सुबह जगाए, उससे बात करने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए। विंग को अच्छा लग रहा था और यही चीज़ एक मैटर करती है, एटलीस्ट विंग के लिए तो। वांग जी विंग के पास आता है और विंग से कहता है, पापा गुड मॉर्निंग। विंग अपना सर सामने ला देता है, क्योंकि बोल तो वो सकता नहीं, उसका गला अभी अभी ठीक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सुबह सुबह उठा है ना, जब तक वो अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी नहीं ले लेता तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। एंड देन हैरानी की बात यह है कि उसे बेड कॉफ़ी मिलती है। लाइफ में पहली बार उसे बेड में कॉफ़ी मिल रही है। विंग का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मॉर्निंग ही बहुत 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 अच्छी है उसकी। विंग के हाथ में वांग जी बेड साइड टेबल से कॉफ़ी का कप लेके देता है। वो कहता है, गुड मॉर्निंग। विंग फिर से अपना सर हिला देता है। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। विंग कॉफ़ी का एक सिप लेता है। गुड मॉर्निंग। विंग की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, लेकिन हाँ काफ़ी क्यूट थी। वांग जी विंग के बालों को रफल करते हुए बोलता है, तुम बात ले लो एंड देन तुम जाके ब्रेकफास्ट कर लेना, ब्रेकफास्ट रेडी है। ऐसा बोलकर वांग जी तो वहाँ से उठकर चला गया था। विंग कुछ तुरंत याद आता है, उसे पूछना भी तो है कि वो क्या घर जा सकता है। तब तक तो वांग जी उस कमरे से जा चुका था। विंग थोड़ा मायूस हो गया, क्योंकि उसे ना ऐसा था कि बचपन से ही होता है ना, घर वाले हमेशा साथ नहीं रहते। उसकी बहन बहुत अच्छी है, उसका भाई भी बहुत अच्छा है, पर सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, कोई किसी के साथ नहीं रहता, सब अपना अपना काम किया करते हैं। सेम यहाँ भी था, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। विंग के साथ भी तो सेम था, पर क्या कर सकते हैं, विंग किसी को अपने साथ बांध कर तो नहीं रख सकता ना। विंग वहाँ से उठता है, अपनी कॉफ़ी का मग लेता है और बाहर निकल जाता है बिना ब्रश के। और बाहर आकर देखता है कि वांग जी अभी गया नहीं है, बल्कि वो बस अपना बैग है ना वही उठा रहा था। विंग उसके पास जाकर कहता है, सलान। वांग जी विंग को देखता है और वो देखता है कि विंग ने स्लीपर्स नहीं पहने हुए हैं। वांग जी विंग की बात को इग्नोर कर देता है। विंग वांग जी को कमरे में वापस जाते हुए देखता है। विंग को बुरा लगता है, वांग जी ने उसे इग्नोर कर दिया। हूँ तो बोल सकता था ना। दूसरी पल वांग जी के हाथ में विंग की स्लीपर्स थी। वो विंग के पैरों के सामने उन स्लीपर्स को रखते हुए बोलता है, तुम्हें फ्लोर पे ऐसे नहीं घूमना चाहिए। एसी ऑन था, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है विंग, तुम्हें ठंड लग जाएगी। विंग उन स्लीपर्स को देखता है। विंग का तो ना रोने का मन कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को संभालता है और उन स्लीपर्स को वह पहन लेता है। फिर वो वांग जी से कहता है कि क्या मैं अपने घर पे बता दूँ हमारे बारे में। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम बता दो। विंग बस हाँ में अपना सर हिला देता है। फिर वांग जी विंग से कहता है कि विंग को ब्रश करना चाहिए, उसके बाद उसे ब्रेकफास्ट करना है, बिना ब्रश किए ब्रेकफास्ट नहीं करना है। विंग कहता है, हाँ मैं समझ गया। वांग जी कहता है, मैंने कहा ब्रश करने के बाद ही करना है, मैं लाइव देखूंगा तुम्हारी। विंग ये सुनता है ना
तो बस वहीं ठहर जाता है और वांग जी उसके फोरहेड पे किस करने के बाद वहाँ से निकल चुका था, वांग जी को वहीं स्टैचू बना छोड़कर। विंग कुछ देर में अपने होश में आता है और फिर अपने गालों को अपने दोनों हाथों के बीच लेकर और बस अपने सर को इधर उधर हिलाते हुए कमरे में भाग जाता है। वो फिर एक बार बेड पे गिर चुका था और पूरे बेड पे रोलर कोस्टर की तरह घूमते हुए खुद से बोल रहा था, वो कितना हैंडसम है, कितने क्यूट है। विंग ऐसा बोलते हुए बेड में फिर से लोट पोट हो चुका था। अपनी बिस्तर में से उसने ब्लैंकेट को लिया और उसके अंदर फिर से घुस गया और विंग की नींद कब लगी उसे पता ही नहीं चला। विंग पूरी दोपहर सोता रहा बिना कुछ खाए। शाम होते होते उसकी आंखें खुलती हैं। विंग को भूख लगी है पर उसका जो ब्रेकफास्ट है वो अब तक ठंडा हो चुका होगा और विंग का बिल्कुल मन नहीं है कि वो जाकर के ब्रेकफास्ट गर्म करे और फिर खाए। वैसे तो विंग बहुत मेहनती है लेकिन आज उसने आलस को भी मात दे दी है। विंग अपना फ़ोन उठाता है और फ़ोन में देखता है कि शाम के 6 बज चुके हैं। विंग अपनी फ़ोन से अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को खोलता है, बोलता है, हेलो गाइस, आज तो देखो मैं कितना ज़्यादा सो चुका हूँ। मैं आज पूरे दिन सोया हूँ। मेरी ज़िंदगी का इकलौता दिन आज का है जब मैं इतना ज़्यादा सोया हूँ। शायद मैं बच्चा हूँगा तभी मैं इतना सोता हूँगा। तब से अब तक नहीं सोया था। मैं कितना आलसी हूँ ना। देखो इतनी भूख लगी है पर मजाल है जो मैं उठ करके अपने लिए खाना भी गर्म कर लूँ। मैं नहीं करूँगा, मैं मस्त अपना यहीं लेटे लेटे तुम लोगों से बात करूँगा। नीचे एक मैसेज डला हुआ था, विंग तुमने ब्रश किया है कि नहीं। विंग उस आईडी को देख रहा था। हाँ बनी, ये आईडी से उसे अक्सर कई बार कमेंट्स आया करते हैं। विंग उस बनी के कमेंट को पढ़कर कहता है, हाँ ये कितना अजीब सवाल है, तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो। फिर वहाँ कमेंट आया था दोबारा, मैंने कहा था ब्रश करके ब्रेकफास्ट कर लेना, तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और ब्रश भी नहीं किया है, मैं घर आ रहा हूँ। विंग को 440 वोल्ट का झटका लगा था। जब वांग जी ने सुबह कहा था कि वो विंग के लाइव स्ट्रीम देखता है, विंग को लगा था कि हाँ देखता होगा नॉर्मल फैन की तरह, कभी कमेंट नहीं किया होगा। पर विंग को नहीं पता था कि उसका डाई हार्टेड फैन बनी उसका खुद का हस्बैंड निकलेगा। विंग ने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। विंग अपने फ़ोन को पकड़ के अपने मुंह को खोल कर उसे देख रहा था एंड काफ़ी सारे कमेंट पॉप किए जा रहे थे जिसमें लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, विंग इतना हैरान क्यों है और बनी उसको कैसे जानता है, क्या बनी उससे मिल चुका है। विंग का तो दिमाग घूम रहा था। विंग कहता है, ओह गॉड, मैं ब्रश कर लेता हूँ इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए। ऐसा बोलकर विंग तुरंत बाथरूम की तरफ भागता है और वो लाइव स्ट्रीम ही कर रहा था उस टाइम पे। ब्रश करने के बाद तुरंत वहाँ से वो उठता है और बोलता है, गाइस तुम लोग वेट करो और मेरे लिए नज़र रखो कि बनी यहाँ आ ना जाए, तब तक मैं शावर लेके आता हूँ। विंग अपने फ़ोन को ऑन रख के और सीधे शावर लेने के लिए चला गया था एंड जब वो वापस आता है तब तक कोई भी नहीं आया था। विंग 5 मिनट में शावर लेके आ चुका था। विंग कहता है, आज तो मैं गया, मेरा सर भी दुख रहा है, मैं क्या करूं। तुरंत विंग उठता है, उठ करके किचन में जाता है। किचन में जाके वो अपने ब्रेकफास्ट में देखता है कि वहाँ पे सैंडविचेस रखे हुए हैं एंड वहाँ पे दूध रखा था एक गिलास में। विंग उन सैंडविचेस को देखता है और कहता है, इनको अगर मैं गर्म करूँगा ना मुझसे नहीं खिलेंगे, मुझे बनाना पड़ेगा कुछ, क्या करूँ मैं। तभी वांग जी वहाँ आता है। विंग जो किसी के पैरों के आहट से डर गया था, वो पीछे मुड़कर देखता है तो विंग का फ़ोन वांग जी की चेस्ट से और विंग का सर वांग जी की नेक से दोनों टकरा जाते हैं। विंग गिरने वाला था पर वांग जी उसे बचा लेता है। वांग जी के फ़ोन की सिचुएशन कुछ ऐसी थी जिसमें फ़ोन का कैमरा विंग के फेस की तरफ था। तो विंग जैसे गिरा और वांग जी ने उसे अपने बाहों में थामा तो उस कैमरे का एंगल ऐसा था जैसे फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल वैसा। विंग वांग जी की बाहों में एंड कमेंट्स इतने पागल हुए जा रहे थे लोग विंग के लिए कि विंग को किसने इतने प्यार से पकड़ा हुआ है, कितना फिल्मी सीन है, कितना रोमांटिक है। विंग जो बेचारा सदमे में था एंड कमेंट्स पॉपअप किए जा रहे थे जिस पर विंग का ध्यान ही नहीं था। वांग जी विंग को सीधा खड़ा करने के बाद बोलता है, तुम लिविंग रूम में वेट करो, मैं कुछ बना के लाता हूँ। वांग जी की वो डीप वॉइस जिसे सुनकर कमेंट्स पर तो बिल्कुल आग लग चुकी थी।
विंग लिविंग रूम में जाके बैठ जाता है एंड कमेंट्स को पढ़ते हुए वो देखता है वहाँ बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आवाज़ इतनी अच्छी है तो वो इंसान कितना अच्छा होगा और वो बेड में कैसा होगा। विंग ने तो एक्सपीरियंस किया होगा ना, तो विंग उनको बताए। ये कमेंट पढ़ने के बाद विंग को पूरा सब कुछ सिनेरियो याद आ गया था कि कैसे क्या हुआ था। एंड विंग फिर सोच रहा था कि ये इंसान सच में रूमर्स से बिल्कुल पलट कर है, हट कर है, एकदम अलग। लेकिन विंग उन कमेंट्स का जवाब नहीं देता है, बल्कि वो उन लोगों को चुप करा देता है। वो बोलता है कि देखो मेरा डिनर आ गया है। वांग ची ने बहुत जल्दी ही विंग के लिए डिनर बना दिया था। डिनर में काफ़ी सारी चीज़ें थी। विंग उन्हें देखकर बोलता है मैं इतना कैसे खाऊंगा। वांग ची कहता है तो तुमसे कहा था ब्रेकफास्ट कर लेना, तुमने क्यों नहीं किया, और तुमने लंच भी नहीं मंगाया अपने लिए, तुम घर जाने वाले थे ना, वरना मैं तुम्हारे लिए लंच भी बना कर जाता। विंग थोड़ी देर चुप रहने के बाद अचानक से कहता है तो वो सैंडविच तुमने बनाए थे, मंगाए नहीं थे। वांग जी विंग को बस देखता रहता है। वांग जी कहता है अभी भी डिनर मैंने ही बनाया है तुम्हारी आंखों के सामने। विंग कुछ प्रोसेस करने के बाद बोलता है मैं कितना डम हूँ। विंग ने खुद को डम बोला ही था और वांग जी ने उसके सर पर टिप टपली मार दी थी। वांग जी की ऐसी हरकत देखकर विंग उसको बस घूरता रहता है कि इस इंसान ने भी क्या किया। वांग जी विंग के साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वांग जी और विंग एक दूसरे को सालों से जानते हो। हालांकि ये झूठ भी नहीं था, क्योंकि विंग और वांग जी एक दूसरे को काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं। बस विंग को पता नहीं था कि उसका डाई हार्ड फैन जो उसे हमेशा हमेशा वी कह के बुलाया करता है, या कहो आशियन कह के बुलाया करता है, और उसकी जेजे की तरह वो इंसान उसका अरेंज मैरिज स्पाउस निकलेगा, उसे पता ही नहीं था। विंग अपना डिनर करने के बाद अपने पेट को पकड़ के बैठ जाता है। बोलता है अब नहीं खिलेगा, बहुत खा लिया मैंने, अब नहीं खिलेगा लंच, अब नहीं खिलेगा। वांग जी विंग के फ़ोन को लेता है और उसे साइड में रख देता है और कहता है बहुत हुआ, अब तुम्हें वॉक करना चाहिए। विंग कहता है हाँ, इतना खाने के बाद वॉक पे कौन जाता है, मैं तो पागल हो जाऊँगा। वांग जी विंग के लाइव स्ट्रीमिंग को ऑफ कर देता है एंड देन वो विंग को खींचकर रूफ पे लेके जाता है और वहाँ पे जाके वो विंग के साथ वॉक करने लगता है। वहाँ जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, साथ ही वो जो फ्रेशनेस विंग को महसूस हो रही थी, वो उसे अच्छा महसूस करा रही थी, एंड जिसकी वजह से वो वहाँ पे वॉक करने के बाद में ये भूल ही गया था कि उसे नीचे भी जाना है। रात के लगभग 9:30 बज चुके थे। तब तक वांग जी और विंग दोनों रूफ टॉप पर ही थे। रूफ पर दोनों बस वॉक कर रहे थे एंड फिर विंग के पैर दुखने लगते हैं। तो विंग कहता है मेरा नीचे जाने का मन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर वॉक नहीं कर सकता और मेरे पैर दुख रहे हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम यहाँ अच्छा लग रहा है। विंग कहता है बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी विंग के हाथ को बहुत ही पोलाइटली पकड़ता है एंड देन उसका हाथ पकड़ के उसे साइड में लेके जाता है। रूफ टॉप पर ही साइड में एक कांच का कमरा था। विंग ने ये नोटिस क्यों नहीं किया। विंग क्लमजी होने के साथ में कितना लेस ऑब्जर्वेंट है, वो इतनी छोटी सी चीज़ भी ऑब्जर्व नहीं कर पाया जो उसके सामने इतनी बड़ी बनी हुई है। वांग जी उसे उस कमरे के अंदर लेके जाता है। हालांकि बाहर से देखने पर उसकी जो वॉल्स थी उसमें विंग का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था, ना कि अंदर की कोई चीज़। लेकिन जब वो अंदर गए तो अंदर से बाहर का सब कुछ दिख रहा था। विंग कहता है वाओ, वन साइड ट्रांसपेरेंट मिरर, काफ़ी कूल है। वांग जी विंग से कहता है तुम यहाँ बेड पे लेट सकते हो और यहाँ से तारे भी देख सकते हो, ये बहुत अच्छी जगह है एंड हम लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, कोई हमें देखेगा भी नहीं। विंग ये सुनता है ना, तो उसे ऐसा लगा कि उसे फिर एक बार 440 वोल्ट का झटका लग गया है, क्योंकि इस बात का क्या मतलब हुआ भला। खैर जो भी था, विंग उस रूम में फिर बैठ गया था, जिसकी शुरुआत होती है विंग से। विंग जो भी बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बेड में लेटा हुआ था और उसे बहुत ज़्यादा कोसी सा फील हो रहा था। प्लस वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि
उसके पास आज कोई था। विंग के पास अक्सर कोई होता नहीं था। रात को सोते हुए वो अकेले ही सोया करता था, पर आज उसके पास कोई था जो उसके साथ था, उसके पास था। विंग जब सुबह उठा तो उसने महसूस किया कि लानवांग जब भी उसके पास ही सोया हुआ है। विंग जो था वो काफ़ी जल्दी उठ गया था। उसने अपने फ़ोन को उठाकर देखा तो उसमें अभी बस सुबह के 3 बजे थे। विंग खुद पर हैरान था कि विंग इतने जल्दी कैसे उठा, लेकिन वो वांग जी को देख रहा था। विंग वांग जी को देखने में इतना मशरूफ़ हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब दोबारा वो सो गया। जब अगली बार विंग जागा तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बहुत ही प्यार से जगाने की कोशिश में है। विंग अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वांग जी विंग के पास में ही उसी पोजीशन में बेड में लेटा हुआ है। विंग को ये देखकर ज़्यादा अच्छा लगा। कल जब वांग जी उसके पास से उठ कर के विंडो पे खड़ा हो गया था तो विंग को उतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन आज वह वांग जी उसके साथ बिस्तर में लेटा हुआ है तो विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग जो वांग जी को देखता है और कहता है, आप जाके? वांग जी विंग को देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग। विंग कहता है, गुड मॉर्निंग। वो मुझे पता नहीं था कि मैं उठ जाता हूँ। वांग जी विंग को उठने से रोकते हुए बेड में ही अपने बाहों में उसे समेटते हुए कहता है, रहने दो, आज हम लोग बहुत देर से उठेंगे, आज हम लोग आराम करेंगे। मुझे पता है बिस्तर में यूँ पड़े रहना किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, पर आज बस मैं ऐसे ही पढ़े लेना चाहता हूँ, इसी तरीके से तुम्हारे साथ। विंग वांग जी को बस देखता रह गया। वांग जी विंग को देखता है और उसके लिप्स पर किस करने के बाद कहता है, तुम अच्छे लग रहे हो। विंग कहता है, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्या? मैं सो के उठा हूँ, मैं कैसे अच्छा लग सकता हूँ? मेरे बाल बिखरे होंगे। विंग अपने बालों को सही करते हुए वांग जी से कहता है। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है, उस पर किस करते हुए कहता है, नहीं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। बिखरे हुए अंदाज में, इन बिखरे हुए बालों के साथ, इन उलझे हुए आंखों के साथ में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम्हें देख के लगता ही नहीं कि तुमसे खूबसूरत भी इस दुनिया में कोई और होगा। विंग वांग जी को देखता रह गया। फिर विंग भी नोटिस करता है कि वांग जी जो कह रहा है वो झूठ नहीं है, क्योंकि वांग जी के बाल भी बिखरे हुए हैं, उसके कपड़े आधे उसके बदन से हटे हुए हैं, लेकिन वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा ही सेडक्टिव लग रहा था। बहुत बहुत हैंडसम लग रहा है वांग जी इस सिचुएशन में भी। अगर कोई और उन्हें इन सिचुएशन में देखे तो शायद किसी और को वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो एक दूसरे को बहुत अच्छे लग रहे थे। लगभग आधे घंटे के बाद में वांग जी फाइनली अपने आप को उठा देता है उस बिस्तर से। साथ ही बेड से वो विंग को भी उठने के लिए बोल देता है। एंड देन वो विंग को अपनी बाहों में लेकर वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी थी, क्योंकि अभी दोपहर के 10 बज चुके हैं। वांग जी विंग को लेकर नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो दोनों अपना शावर लेते हैं अपने डिफरेंट रूम्स में। एक शावर में नहीं जाते हैं, गलत मत सोचा करो। एंड देन दोनों फिर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, या कहो अपना ब्रंच करते हैं, क्योंकि लंच का टाइम हुआ नहीं है और ब्रेकफास्ट का टाइम निकल चुका है। तो वो लोग अपना ब्रंच करते हैं, जो कि वांग जी ने ही बनाया था। वांग जी विंग के लिए काफ़ी अच्छा सा फूड कुक करता है। एंड विंग और वांग जी अपना फूड खाने के बाद में वहाँ से निकलते हैं। वांग जी विंग से कहता है कि वो चाहे तो अपनी फैमिली को बता सकता है और चाहे तो छुपा भी सकता है। विंग कहता है कि वो बता देगा। विंग अपने घर जाता है और अपने घर पे वो अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता देता है। उसके पेरेंट्स इस बात से बिल्कुल हैरान नहीं हुए थे। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगा था कि विंग अपनी मदर की बात को ज़रूर मानेगा, चाहे फिर वो उनसे कितना ही झगड़ा कर ले। पर उन्हें ये नहीं लगा था कि विंग इतने जल्दी जा करके डायरेक्ट सर्टिफिकेट ले लेगा। पर जो भी था, वो लोग विंग के लिए खुश थे। यहाँ लिविंग से 2-3 बार पूछ चुकी थी क्या विंग ने फोर्स में आके मैरिज की है, क्या बस विंग ने इसलिए शादी की है क्योंकि विंग की मदर का ये कहना था। तो विंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। विंग जो अब वापस से वांग जी के अपार्टमेंट आ चुका था, मतलब वांग जी के पेंट हाउस में। वांग जी के पेंट हाउस में आने के बाद विंग बहुत ही आराम से काउच पे लेट चुका था।
वांग जी के भी आने का टाइम हो रहा है। विंग तो लेटे लेटे ही लगभग सो चुका था। विंग को महसूस होता है कि उसके गालों पर कोई टैप कर रहा है। विंग अपनी आंखें खोलता है आधी अधूरी। विंग को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। उसकी आंखों में जलन हो रही थी और वो अपनी आंखें खोलना भी नहीं चाहता। विंग देखता है कि वो वांग जी की गोद में बैठा हुआ है। विंग थोड़ा सा उठता है, वांग जी की तरफ देखता है, फिर अपने आप को फिर से वांग जी की बाहों में झोंक देता है, जैसे कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वांग जी ने उसे अपनी गोद में बिठाया हुआ है। विंग अभी भी सो चुका था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। और इसके अलावा विंग ने तो वांग जी को अपने दोनों हाथों से जकड़ भी लिया था। वांग जी कहता है, विंग विंग आशियन। विंग अब थोड़ा सा रिस्पॉन्स करता है, तुमने कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लो फिर सो जाना। विंग आशियन बाबे। जब विंग को कोई आवाज़ नहीं आती है तो विंग हल्का सा अपने सर को उठाता है, अपनी आंखें खोलता है और वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, तुम खाना खाओगे कि नहीं? विंग अपनी आंखें दोबारा बंद करता है और वांग जी के नेक में अपने सर को रख के कहता है वांग जी फिर विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है ब्राइड स्टाइल। देन वो उसे डाइनिंग टेबल पे लेके आता है और अपनी गोद में ही बिठा लेता है, वांग जी चेयर पर और विंग वांग जी के गोद में। वांग जी फूड लेता है उस स्पून में। उसने क्या था, कॉन्गी बनाई थी विंग के लिए। वो उसे स्पून में लेता है और विंग के माउथ की तरफ बड़ा करता है, विंग ओपन योर माउथ। विंग धीरे से अपना मुंह खोलता है। विंग बिना टेस्ट लिए वो कॉन्गी खा रहा था। वांग जी से देखकर हंसता है क्योंकि विंग को कॉन्गी बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन वांग जी खिला रहा था उसे और विंग नींद में खा रहा था। विंग को ना बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड फील हो रहा था और उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था, लेकिन अभी तो वो ये फीलिंग भी ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी। विंग को बस इतना याद है कि उसने कुछ टाइम और से खाना खाया था नींद में और उसके बाद वो बहुत ही कंफर्टेबली बिस्तर में लेट गया था क्योंकि वांग जी ने विंग को खाना खिलाने के बाद उसे जाके बेड में सुला दिया था। एंड खुद आकर वांग जी ने अपना खाना खाया। फिर वो विंग के फ़ोन के पास जाता है जो अभी भी ऑन था। मतलब जो कुछ वांग जी ने हरकत की सब कुछ विंग के ऑडियंस ने देखी है और वांग जी को पता था कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑन है और वांग जी खुद भी उसको ऑफ करना भूल गया। विंग ना इतना ज़्यादा भुलक्कड़ है, वो कई बार ऐसे लाइव स्ट्रीम अपना ऑन करके सो गया था और इतने पागल लोग हैं उसके व्यूअर्स जो उसे फिर भी देखते रहते हैं जब विंग सो रहा होता है। उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि कब विंग अपने हस्बैंड का फेस रिवील करेगा, कब विंग बताएगा कि उसका हस्बैंड कौन है। पर वांग जी उस लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर देता है बिना किसी कमेंट का आंसर किए हुए। एंड फिर वो शावर लेता है और विंग के पास जाके लेट जाता है। लगभग 2 बजे रात में विंग जागता है। विंग के पेट से गुड़ुर गुड़ुर की आवाज़ आ रही थी। विंग उठता है, पेट पकड़ के सीधा वॉशरूम जाता है। उसने ना फ्रेश होने गया था वो वांग जी इतने में जाग चुका था। विंग जब वापस आता है तो वांग जी को बेड पे बैठा हुआ पाता है जो अपने सर को सहला रहा था। वांग जी की ऐसी हरकत देखकर विंग पूछता है, क्या हुआ आपको, सर दुख रहा है क्या? वांग जी कहता है थोड़ा सा। विंग वांग जी को खींचकर बेड से नीचे बिठाता है एक फ्लोर पे कुछ बिछाने के बाद। एंड देन वो खुद अपने सामान से एक ऑयल का पैकेट लेके आता है। विंग अपना सूटकेस लेके आया था वांग जी के घर पे दोपहर के टाइम पे अपने घर से उठाकर, जिसमें विंग का काफ़ी सारा सामान है। विंग वांग जी के सर की मालिश करने लगता है। एंड वांग जी जो काफ़ी इन्जॉय करता है, उसकी नींद तो दूर दूर तक भाग चुकी थी और उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था, साथ ही बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी फील हो रहा था, बस नींद नहीं आ रही थी। वांग जी फिर विंग से कहता है, विंग अब मैं करता हूँ। विंग कहता है, नहीं नहीं मेरा सर नहीं दुख रहा है। वांग जी कहता है, श्श बैठो। वांग जी फिर विंग के सर की मसाज करता है। विंग कहता है, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपको बुरा ना लगे तो? वांग जी कहता है विंग कहता है, आप मुझे कब से पसंद करते हैं? वांग जी के हाथ 2 पल के लिए रुक गए थे, लेकिन फिर से वांग जी ने विंग के बालों की मसाज करना जारी रखा। वांग जी कहता है, बचपन से।
फिंग कहता है हाँ, फिर भी कब से, बचपन से भी कब से, कोई एक टाइम तो होगा ना। वांग जी कहता है जब तुम 10 साल के थे तब से। फिंग फिर पूछता है हाँ, आपने मेरा काफ़ी सारी पिक्चर्स और मेरा सामान कलेक्ट करके रखा हुआ है। वांग जी फिर से हाँ में जवाब देता है। विंग कहता है आपको हैरानी नहीं है मैंने उस कमरे को जाके खोल के देखा। वांग जी कहता है पूरे घर में कैमरास लगे हुए हैं विंग। विंग कहता है हाँ, आप मुझे हर तरफ से वॉच करते हैं। वांग जी कहता है ये कैमरे तब से लगे हुए हैं जब तुम इस घर में नहीं भी आए थे, और ये सेफ्टी के पर्पज़ से है, मेरा और कोई रीज़न नहीं है। पर अगर तुम चाहो तो मैं इसे कोई और रीज़न के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। चाहो तो मैं बाथरूम में भी कैमरे सेट कर सकता हूँ। विंग वांग जी को पीछे से एल्बो मारता है और वांग जी हंस पड़ता है। इसके बाद वो दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं एंड सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिंग एंड वांग जी की मॉर्निंग की शुरुआत होती है। आज की मॉर्निंग थोड़ी सी डिफरेंट थी क्योंकि वांग जी विंग के पास नहीं था। विंग अपने बेड पे ऐसे गोल गोल घूम चुका था, अपने हाथों को घुमा घुमा कर देख रहा था कि वांग जी कहाँ है। वो विंडो पर भी देखता है, वांग जी नहीं था, कर्टन्स लगे हुए थे। फिंग वहाँ से उठता है, अपनी स्लीपर्स पहनता है और लिविंग रूम में आता है जहाँ पर काउच पर वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी बहुत फॉर्मली बैठा हुआ है, पैंट शर्ट कोट टाई शूज़, बहुत अच्छे तरीके से एलिगेंट वे में वांग जी बैठा हुआ था। फिंग वांग जी के पास आता है और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड बनते हुए, फिंग ऐसी हरकत कैसे कर रहा है उसे खुद भी यकीन नहीं है, लेकिन फिंग जाता है, वांग जी को पीछे से गले लगाता है और उसके चिक्स पर किस करके बोलता है गुड मॉर्निंग हस्बैंड। कप गिरने की आवाज़ आती है। फिंग सामने देखता है, सामने जो वांग जी, पजामास में वांग जी वहाँ कैसे है। फिंग तुरंत वहाँ से हटता है। थोड़ा दूर हटने के बाद वो ठीक से देखता है तो उसे काउच पर वांग जी दिखता है, उसे सामने भी वांग जी दिखता है। फिंग तो आधा कंफ्यूज था। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे सीधे अपने कमरे में खींच कर ले जाता है। वांग जी कहता है फिंग ये क्या था। फिंग कहता है तो 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 दो 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 हस्बैंड, तुम यहाँ वो कौन है तुम। वांग जी कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ वांग जी, वो मेरे ब्रदर हैं सिजन। विंग कहता है हाँ, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, तुम में और उनमें बिल्कुल भी। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचता और कहता है मुझ में और उसमें बहुत अंतर है विंग, तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी ऐसी हरकत किसी के साथ भी करो। तुम्हें अगर हर्ट हो रहा है तो विंग आई एम सो सॉरी विंग। ऐसा बोलकर विंग से वांग जी दूर हट जाता है। विंग का हाथ सच में लाल पड़ चुका था। विंग को वांग जी ने वॉल पे पुश कर दिया था। विंग की बैक में भी चोट आई थी। विंग थोड़ा अपने आप को संभालते हुए वांग जी की तरफ बढ़कर कहता है इट्स ओके, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा भाई तुम्हारे तरह दिखता है। वांग जी विंग को सॉरी बोल के वहाँ से चला गया था। विंग अपने कमरे में अपने बेड पे अपने पेट के बल गिर गया था। उस पिलो में अपना सर छुपाकर विंग बहुत बुरी तरीके से रो रहा था क्योंकि वांग जी ने जो किया ना वो विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो कुछ स्वीट मोमेंट उसने अब तक बुने थे ना वांग जी के साथ में, वो सब कुछ जैसे वांग जी ने तहस नहस कर दिए थे। विंग को महसूस होता है कि कोई उसे मनाने के लिए नहीं आएगा। अक्सर यही तो होता था, वो रोता था और कोई भी उसे मनाने के लिए कभी नहीं आता था। यही था उसके साथ, वांग जी भी नहीं आएगा। विंग काफ़ी देर तक रोने के बाद खुद ही शांत होता है। तब वो देखता है कि डोर पर वांग जी का भाई खड़ा है, और ऐसा विंग इसलिए बता सकता है क्योंकि वो इंसान ने वही कपड़े पहने हैं जो बाहर उसने पहने थे। विंग वांग जी के ब्रदर को देखकर कैसे रिएक्ट करे उसे समझ नहीं आ रहा है, जबकि उसने तो वांग जी के भाई को उसके चिक्स पर किस कर दिया है। वांग जी का भाई यानी से चैन वहाँ आते हैं और विंग के पास बेड पे बैठते हुए कहते हैं हेलो, मैं सचिन हूँ, तुम्हारे हस्बैंड का बड़ा भाई। विंग कहता है जी नमस्ते। सचिन कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम मुझ में और उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, कोई बात नहीं,
मेरा भाई तुम्हें बहुत पसंद करता है, ऑलमोस्ट बचपन से लेकर अब तक वो तुम्हें पसंद करते हुए आया है। वैसे मुझ में और उसमें काफ़ी अंतर है। वो ऐसे क्योंकि स्मेल करके देखो, विंग सजन को स्मेल करता है। वो कहता है तुम्हें कोमिका हो। सजन कहता है बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं एक अल्फ़ा होता तो क्या मैं तुम्हारे पास इतनी आसानी से आके बैठ जाता? अब तक तो मेरा भाई मुझे मार डालता। पर देखो मैं तो ज़िंदा हूँ क्योंकि मैं कोमिका हूँ। किस्मत अच्छी है मेरी। विंग सजन को काफ़ी देर तक देखता रहता है, फिर वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। विंग को लग रहा था ना कि उसने वांग जी के भाई को किस कर दिया चिक्स पर। अब वो बहुत ज़्यादा ऐसे कूल डाउन हो चुका था क्योंकि ये भी तो ओमेगा है। अब क्या बात हुई, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है अब तो, एकदम ईजी। विंग जो सचिन से काफ़ी सारी बातें करता है, फिर सचिन कहता है कि अब मैं चलता हूँ। वैसे भी वांग जी ने मुझे यहाँ पे बस तुमसे मिलने के लिए बुलाया था और सारी चीज़ें गड़बड़ हो चुकी हैं। तुम चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो। हाँ, सचिन अपना फ़ोन नंबर भी विंग को दे के जाता है। दैन सचिन के जाने के बाद में वांग जी वहाँ आता है। विंग वांग जी को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था कि मतलब एक ओमेगा को साथ में विंग ने वो किया और वो तो वांग जी का भाई था ना, इसमें क्या बुरा मानने की चीज़ थी। वांग जी विंग के पास आता है। वांग जी विंग को देखकर कहता है आई एम सॉरी विंग, आई एम रियली सॉरी विंग, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। वांग जी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। विंग वांग जी को देखता है और कहता है ये क्या कर रहे हो आप? वांग जी कहता है मैंने गलती की है विंग, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारा इतनी ज़ोर से हाथ पकड़ सकता हूँ तो कल को मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। विंग फिर वांग जी के हाथ को देखता है जिसमें काफ़ी सारे कट लगे हुए थे और जिस पे वांग जी ने बैंडेड बांधी हुई थी, जिसमें अभी भी काफ़ी सारा ब्लड निकल रहा था। विंग उसके हाथ को पकड़ के बोलता है ये कैसे हुआ? वांग जी कहता है उस हाथ को मैं इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा जो हाथ तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश भी करे। विंग ये सुनकर सदमे में पहुंच गया था। क्या वांग जी साइको है? वांग जी विंग को गले लगाकर कहता है आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं अपने आप पे कंट्रोल लूज़ कर दूंगा। आई एम रियली सॉरी। मेरे अल्फा स्टिंग्स इतने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं मुझे नहीं पता था। मुझे नफरत है वो खुद से, खुद की इस डोमिनेटिंग साइड से। विंग को याद आता है कि हाँ वांग जी डोमिनेटिंग अल्फा है, तो ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाती है। हाँ, फिर विंग वांग जी को काफ़ी देर तक कंसोल करता है, कंफर्ट करता है, उसके बालों को सहलाता है और कहता है इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ आपकी गलती नहीं है, आप अपने आप को चोट पहुँचाना बंद करो। लेकिन अगर आपने कुछ भी अब किया ना तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊँगा और आप मुझे रोक भी नहीं सकते। वांग जी तुरंत कहता है बिल्कुल, मैं तो चाहता ही हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करूँगा तो तुम मुझे छोड़ के ही चले जाओ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी। अपने प्यार को भी कभी देख ही नहीं पाऊँगा मैं। विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी विंग को देखता है, उसके लिप्स पर किस करने के बाद कहता है तुमने सही सुना है, मेरे प्यार के आई लव यू विंग। विंग जो वांग जी को देखता रहता है वो रिप्लाई नहीं कर पाता। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? विंग कहता है वो मुझे इसका मतलब नहीं पता है। शब्दों में तो कोई भी कह सकता है पर फीलिंग्स वो अलग चीज़ होती है ना, और वो तो टाइम के साथ ही आती हैं। अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वांग जी अपना सर हाँ में हिला देता है। अब यहाँ से लगभग हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है और इस पूरे समय में विंग और वांग जी काफ़ी ज़्यादा घुल मिल चुके हैं। ऐसे ही 10 साल बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पर विंग और वांग जी अब पुराने पेंट हाउस में नहीं रहते बल्कि उन्होंने अपना एक घर बनाया है। विंग एक पेंटर है। विंग जो अपनी एक आर्ट को पेंट कर रहा था, सामने जो सूरज की लालिमा छाई हुई है, सूरज के डूबते वक्त की उस एक मोमेंट को विंग ने कैप्चर कर लिया है उस पेंटिंग में, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है।
रंगों से, रोशनी से भरी हुई वो पेंटिंग है। वांग जी पीछे से आकर विंग को गले लगा लेता है और उसके नेक में अपना सर रख के बोलता है, आज तो मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ विंग। लिटरली ऐसा लगता है मेरा बदन टूट के बिखर के गिर जाएगा। विंग वांग जी के सर को अपने हाथ से सहलाता है। बिना वांग जी की तरफ मुड़े विंग कहता है, कोई नहीं, मैं चुन कर एक एक टुकड़ा तुम्हारा बीन कर तुम्हें फिर से जोड़ दूंगा। वांग जी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम भी ना विंग। विंग कहता है, लंजा क्या हम। विंग वांग जी के नेक पर हल्का सा बाइट करके बोलता है, कुछ ऐसा मत बोलना जो उससे मुझे गुस्सा आए। विंग कहता है, तुम सच में एक डॉग हो। मैं बस बोल रहा था, क्या हम एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। वांग जी विंग से थोड़ा दूर हटता है, विंग को अपनी तरफ घुमाता है। विंग का सर नीचे था और आंखें झुकी हुई। वांग जी अपनी फिंगर से विंग की चिन को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर उसके लिप्स पर एक पैक करने के बाद बोलता है, बिल्कुल। विंग वांग जी की तरफ काफ़ी ज़्यादा खुशी भरी आंखों के साथ देखकर कहता है, सच में लंजा। वांग जी कहता है, बिल्कुल विंग, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जिससे तुम्हें खुशी मिले, तुम्हें दर्द ना हो, और जिस चीज़ से तुम्हें दर्द होगा वो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। असल में विंग जो कि एक बार पहले प्रेग्नेंट हो चुका है और उसका जो बेबी था उसके बीच में ही डेथ हो गई थी और उस टाइम पे विंग को बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। विंग और बच्चे दोनों की जान लगभग खतरे में आ गई थी। उसके बाद वांग जी से तय कर लिया था कि वो विंग के साथ में कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। तो जो उनका एवरीडे था, उसका भी वांग जी ने रूटीन फिक्स करके रखा हुआ था ताकि विंग जो उसकी बढ़ती उम्र के साथ में बिल्कुल भी ऐसा ना हो उसके साथ कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए उस चीज़ की वजह से। इसलिए वो लोग हफ्ते में एक दिन का उन्होंने रूटीन बनाया था जिससे विंग काफ़ी ज़्यादा खुश रहता था क्योंकि उसे बॉडी में कोई पेन नहीं होता था एंड वांग जी को झेलना बहुत मुश्किल काम है। अभी विंग और वांग जी अडॉप्शन प्रोसेस के लिए जाते हैं और उन्हें बेबी आसानी से मिल भी जाता है जिसका नाम विंग लान सेजुई रखता है। विंग के पहले बेबी का नाम वो आयुआन रखने वाला था, लेकिन उसके जाने के बाद विंग ने कभी ये सोचा ही नहीं था। उसने वांग जी से कई बार बोला था दूसरे बेबी प्लान करने के लिए, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी रेडी नहीं हुआ उस चीज़ के लिए। वांग जी खुद विंग को प्रिकॉशंस देता था एंड वो खुद भी पूरा कोशिश करता था, पूरा ट्राई करता था 100% कि उनके इंटरकोर्स के टाइम पे भी वो विंग को के किसी तरीके से कोई उम्मीद ना दे। नैना भी उनके पास खुद का बेबी था जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और स्वीट है, जो विंग को मदर और वांग जी को फादर कह के बुला रहा था, जिसे गोद में लेने के बाद विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, लजा हमारी फैमिली अब कंप्लीट हो गई है। वांग जी विंग को देखता है और विंग को देखने के बाद में वो उसे कार में बिठा देता है। अपने घर वापस आने के बाद विंग जो उस बच्चे के साथ थोड़ा सा मशरूफ़ हो गया था और वांग जी अपने उस कमरे में वापस लौट गया था जिस कमरे में विंग को लेकर हर एक फ़ोटो पिक्चर सब कुछ लगी हुई है। विंग के बचपन से लेकर विंग के उसे रियलिटी में पहली बार मिलने तक, उनकी शादी होने से उनके इस बच्चे को अडॉप्ट करने के फ़ोटोज़ तक सब कुछ उस कमरे में लगा हुआ था। वांग जी अपने पॉकेट से एक फ़ोटो निकालता है और उसे भी उस वॉल पे लगा देता है जो कि अभी अभी उन्होंने खींची थी, जिसमें विंग वांग जी और लान सेजुई है। वांग जी अभी भी अपने सीक्रेट क्रश को अपने हस्बैंड के तरह देखता है, मतलब अपने हस्बैंड को अपने सीक्रेट क्रश की तरह देखता है जिसके फ़ोटो स्टैम्प्स और हर एक चीज़ को कलेक्ट करने में वांग जी को उतनी खुशी मिलती है जितनी कि पहले मिलती थी। विंग को तो पता ही नहीं होगा कि इस कमरे में और भी कितनी सारी चीज़ें विंग की गायब होकर के ऐड हो चुकी हैं। जो कोई चीज़ विंग को नहीं मिलती, विंग उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता है क्योंकि विंग को नहीं पता वो सारा सामान जो विंग खो देता है वो सब कुछ वांग जी उठाकर इस कमरे में ला के रख देता है। विंग के लगभग 5 साल पहले खोया गया एक कीचेन जो विंग एक सड़क पर गिरा आया था, वो वांग जी ढूंढ कर लेके आया था और वांग जी ने वो कीचेन भी उस कमरे में रखा हुआ था। विंग के लिए इतना सा पागल है वांग जी।
फिर उस फ़ोटो को देखकर स्माइल करता है वांगजी और अपने आप से कहता है कि हमेशा वो विंग को इस तरीके से एडमायर करता रहेगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एफ और स्टोरी? जो भी जैसा भी लगा आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। एंड ये स्टोरी अब कंप्लीट हो गया है एंड मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इनमें आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत सारे कमेंट्स करेंगे। एंड हाँ यार, मैं बहुत लॉन्ग पार्ट नहीं बना पा रही हूँ, समझा करो। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे चल रहा है मेरा टाइम, क्योंकि मुझे अपना वर्क पे जाना होता है और वर्क पे जाने के बाद मैं वापस आती हूँ और फिर मेरा क्लासेस होता है और फिर मुझे खाना बनाना होता है। और मैं वांगजी हूँ तो फिर मुझे अपना सारा काम खुद करना होता है। कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, सब्जियाँ बाज़ार से लेके आना। हालांकि कुछ काम मैं अपना करवा लेती हूँ किसी किसी से, और भी बहुत कुछ। एंड फाइनली मेरा फेवरेट काम, आप सबसे मिलना। तो चलो फिर मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एफ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।